Rahim. Today's topic of discussion is revision of chapter number 48. तो हम गाइडन की तमाम कंटेंट की रिवीजन करने वाले हैं। तो इस चैप्टर का नाम है सोमैटिक सेंसेशन। इस चैप्टर का बेसिक ओवरव्यू स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि दो टाइप के सेंसेशंस होती है। सेंसेशन, सेंसरी इंफॉर्मेशन जो सीएनएस तक पहुंचती है। एक वो इंफॉर्मेशन जो स्पेशलाइज्ड और लोकलाइज्ड रिसेप्टर कोड करते हैं, उसको बोलते हैं स्पेशल सेंसेशन। एक होती है जनरल सेंसेशन जो किसी भी एरिया के रिसेप्टर कोड कर सकते हैं, लेकिन जो स्पेशल सेंसेशन होती है उसके रिसेप्टर स्पेशलाइज जगह पे होती है। एग्जांपल आपको देता हूँ, जो लाइट को डिटेक्ट करने वाले फोटो रिसेप्टर ये सिर्फ आइज में देखने को मिलते हैं, ये नोज में या फिर स्किन में नहीं होते। जबकि टच रिसेप्टर ये तमाम या ओवरऑल बॉडी की स्किन के अंदर मौजूद होते हैं। तो जो टच रिसेप्टर्स है वो सोमैटिक सेंसेशन के अंदर आते हैं, और जो लाइट वाली इंफॉर्मेशन है फोटो रिसेप्टर वो आते हैं स्पेशल सेंसेशन के अंदर। तो आपको बताना चाह रहा हूँ कि दो टाइप के सेंसेशंस होती है। एक होती है जनरल सेंसेशन, एक होती है स्पेशल सेंसेशन। स्पेशल सेंसेशन कैरी करने वाले स्पेशल सेंसेस होते हैं जो हम पहले पढ़ते हुए आ रहे हैं कि आइज, एयर, नोज। और जो सेंसेशन कहलाएगी वो विजन, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड इक्विलिब्रियम। हियरिंग और इक्विलिब्रियम एयर, स्मेल नोज, टेस्ट टंग और विजन आई। जबकि सोमैटिक सेंसेशन वो इन्फॉर्मेशन है जो लोकलाइज नहीं होती, हमारी पूरी बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, तो उसको बोलते हैं सोमैटिक सेंसेशन। तो सोमैटिक सेंसेशन के अंदर टच आ जाता है, ठीक हो गया। इसके साथ टच नहीं कहते बल्कि उसको टैक्टाइल बोलते हैं, टैक्टाइल के अंदर ही टच आ जाएगा। टैक्टाइल सेंसेशंस होती है, ठीक हो गया। इसके साथ थर्मोरिसेप्टिव सेंसेशंस होती है, पेन सेंसेशंस होती है और पोजीशन सेंसेस। जबकि विजन, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट और इक्विलिब्रियम ये 5 स्पेशल, जबकि 3 सोमैटिक। एक है मैकेनोरिसेप्टर, दूसरी थर्मोरिसेप्टिव और तीसरा नॉक्साइसेप्टिव जिसको पेन सेंसेशन। मैकेनोरिसेप्टर के अंदर ही टैक्टाइल आ जाती है और पोजीशन सेंसेस। टैक्टाइल के अंदर मजीद 3 आ जाती है, टच, प्रेशर एंड वाइब्रेशन। तो टोटल आपको कितनी बता दी? टच, प्रेशर, वाइब्रेशन, पोजीशन। पोजीशन भी दो तरह की होगी, रेस्टिंग पोजीशन और इसके साथ एक रेस्टिंग के साथ एक होती है स्टैटिक और एक होती है डायनामिक पोजीशन। तो पोजीशन भी 2 तरह की होती है, टैक्टाइल 3 तरह की होती है, थर्मोरिसेप्टर हीट वाली सेंसेशन मजीद 5 होगी। एक सबसे ज़्यादा सीवियर हीट वाली, एक सबसे ज़्यादा सीवियर कोल्ड वाली, एक नॉर्मल, कोल्ड और हॉट। जबकि पेन सेंसेशन एक ही टाइप की सेंसेशन होती है जो टिश्यू के डैमेज करने की वजह से प्रोड्यूस होती है। तो आपने पहले क्लासिफिकेशन इसकी 3 में डिवाइड कर दिया। 3 में भी मजीद मैकेनोरिसेप्टर को टैक्टाइल में और पोजीशन के अंदर, टैक्टाइल को मजीद 3 के अंदर डिवाइड करते हैं, पोजीशन को दोबारा से 2 में डिवाइड करते हैं। तो आप इसका फ्लो चार्ट बना लीजिएगा। इसके साथ जो अदर क्लासिफिकेशन क्या क्या हो सकती है? अदर क्लासिफिकेशन डिपेंडिंग अपॉन जो सेंसेशन है वो हमारी बॉडी के किस एरिया से ओरिजिनेट करी है। अगर वो सेंसेशन हमारी बॉडी की सरफेस से ओरिजिनेट करती है, जैसे टच हो गया, प्रेशर, वाइब्रेशन, तो उसको बोलते हैं एक्सटीरोसेप्टिव सेंसेशन। एक वो सेंसेशन जो हमारी बॉडी की फिजिकल स्टेट बताती है, मतलब हमारी बॉडी रेस्टिंग में है या हमारी बॉडी कोई मोशन परफॉर्म कर रही है, कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी आइज़ को क्लोज कर ले तब भी आपको पता होगा कि आपकी पोजीशन क्या है। आप स्टैंडिंग पोजीशन में हो, आप सिटिंग पोजीशन में हो, आपकी लिम्स की ओरिएंटेशन क्या है, ये सीएनएस को पता होता है। तो इस पोजीशन सेंसेस को बोलते हैं प्रोप्रियोसेप्टिव, और पोजीशन सेंसेशन को सेंस करने वाले रिसेप्टर्स को प्रोप्रियोसेप्टर्स बोलते हैं, जो असल में जो गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स होते हैं, मसल स्पिंडल्स होते हैं, जॉइंट रिसेप्टर्स होते हैं और लिगामेंट के अंदर जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं, यही पोजीशन को कोड करते हैं। इसके बाद वो सेंसेशन जो किसी विसरा से ओरिजिनेट करेगी उनको बोलेंगे विसरल सेंसेशन। और वो सेंसेशन जो किसी हमारी डीप टिश्यू स्पेसिफिकली फेशिया, मसल और बोन से राइज करेगी तो उसको बोलेंगे डीप सेंसेशन। इसी के अंदर पेन आ जाती है, इसी के अंदर डीप प्रेशर, उसी के अंदर डीप वाइब्रेशन आ जाती है। जबकि सुपरफिशियल वाइब्रेशन, सुपरफिशियल प्रेशर, सुपरफिशियल टच एक्सटीरोसेप्टिव सेंसेशन के अंदर आ जाता है। तो आपने पहले जनरल क्लासिफिकेशन करनी है, दूसरी इसके बाद अदर क्लासिफिकेशन, प्रोप्रियोसेप्टिव, एक्सटीरोसेप्टिव, विसरल और डीप सेंसेशन। अब जो टैक्टाइल सेंसेशन को बता रहा है इस पैराग्राफ में, डिटेक्शन एंड ट्रांसमिशन, जो टैक्टाइल है उसको मजीद 3 में डिवाइड कर रहा है। एक है टच सेंसेशन, एक है प्रेशर और एक वाइब्रेशन। लेकिन इन तीनों के लिए जो होगा, इन तीनों के लिए जो रिसेप्टर्स होते हैं उनके रिसेप्टर की टाइप तो सेम होती है, लेकिन 3 प्रिंसिपल डिफरेंस आपको आने चाहिए। मतलब किस कंडीशन के अंदर टच रिसेप्टर या टच सेंसेशन कोड होगी, किस कंडीशन के अंदर प्रेशर, किस कंडीशन के अंदर वाइब्रेशन सेंसेशन कोड होगी।
तो जो टच सेंसेशन जब ओरिजिनेट करेगी जब सिर्फ एक टैक्टाइल रिसेप्टर की एक्टिवेशन होगी स्किन के अंदर या सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर। और अगर स्किन और सबक्यूटेनियस टिश्यू की डिफॉर्मेशन होती है, अगर हल्का सा टच हुआ तो जो सेंसेशन ओरिजिनेट करेगी वो होगी टच। इसके बाद अगर कुछ ज़्यादा ज़ोर का टच कर लिया जिसकी वजह से टिश्यू डिफॉर्म हो गया, उसकी शक्ल ख़राब होगी, तो वो प्रेशर सेंसेशन को ओरिजिनेट करेगा। और अगर रिपीटेटिव इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं और टू एंड फ्रो वाइब्रेटरी मोशन ओरिजिनेट करती है, तो जो सेंसेशन इनकोड होगी वो होगी वाइब्रेशन सेंसेशन। अब हम टैक्टाइल रिसेप्टर्स पढ़ लेते हैं। तो टैक्टाइल रिसेप्टर्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूएचएस के एग्जाम के अंदर यहीं से ही एमसीक्यूज आते हैं कि कौन सी सेंसेशन या कौन से रिसेप्टर्स किस टाइप की सेंसेशन को कोड करते हैं। तो 6 टाइप के मैकेनो रिसेप्टर्स होते हैं जिसने मैकेनिकल सेंसेशन को कोड करना है, सेंस करना है। पहला है फ्री नर्व एंडिंग, दूसरा मीजनर कॉर्पसल, दूसरा मीजनर, तीसरा मार्कल डिस्क, चौथा होता है रूफिनाई एंडिंग होता है हेयर एंड ऑर्गन, और छठा पैक्सिनियम कॉर्पसल। जो फ्री नर्व एंडिंग है, तो फ्री नर्व एंडिंग तमाम टिश्यू के अंदर होती है। तो फ्री नर्व एंडिंग टच, प्रेशर और वाइब्रेशन तीनों को सेंस कर सकती है स्पेसिफिकली। तो आपने सिर्फ ये वाली चीज़ याद रखनी है इसके, जो मैंने अंडरलाइन की हुई है ये। इसके बाद दूसरा आता है मीजनर कॉर्पसल। तो मीजनर कॉर्पसल की एनाटॉमिकल लोकेशन ये नॉन हेयरी स्किन में होते हैं। नॉन हेयरी स्किन में जो चीज़ें आपको मैं अंडरलाइन करवा रहा हूँ आप उसी को अंडरलाइन करते रहो। नॉन हेयरी स्किन के अंदर होते हैं स्पेसिफिकली फिंगर टिप्स के अंदर, लिप्स के अंदर, दूसरे एरियाज के अंदर। इनका मेन फंक्शन क्या होता है? इसका मेन फंक्शन होता है रिलेटिव सेंसिटिविटी, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट अडाप्टिंग होते हैं। फास्ट अडाप्टिंग का मतलब होता है कि ज़रा सा टच करने के बाद फ़ौरन ये सेंसेशन को सेंस करना बंद कर देते हैं। इनकी सेंसिटिविटी फ़ौरन ही ज़ीरो पे चली जाती है। तो ये रिलेटिव जो पोजीशन होगी या फिर जो फास्ट टच होगा या फाइन टच होगा, फाइन टच उसको ये सेंस करते हैं। फाइन टच को उसके साथ लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन को, ऐसी वाइब्रेशन जो जिसकी फ्रीक्वेंसी रेंज करेगी 2 टू 80 हर्ट्ज। तो इस टाइप की वाइब्रेशन को सेंस करने वाले मीजनर कॉर्पसल हो गए, जबकि जो 30 से लेकर 800 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को सेंस करने वाले पैक्सिनियन होते हैं। तो आपने इनकी फ्रीक्वेंसी को ज़रूर याद रखना है। इनकी एनाटॉमिकल साइट आपको बता दिया, इनके फंक्शन क्या होते हैं मीजनर कॉर्पसल के। तो फाइन टच हो गया और इसके साथ लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन। इसके बाद जो तीसरा है जो हेरी और नॉन हेरी स्किन दोनों के अंदर होता है वो है मार्कल डिस्क। तो मार्कल डिस्क आपने ये याद रखना है कि जो मार्कल डिस्क होते हैं ये कंटिन्यूस टच के लिए इंपॉर्टेंट होती है, कंटिन्यूस टच को सेंस करते होती है। जबकि ये जो डिस्क्रीट टच होता है, एक वो टच जो आप ज़्यादा देर तक लगाए रहते हैं, जैसे ये कंटिन्यूस टच हो गया, और एक वो टच जो डिसकंटिन्यूस होता है। तो जो डिसकंटिन्यूस टच इसको सेंस करने वाले मीजनर कॉर्पसल, जबकि कंटिन्यूस टच प्रेशर को सेंस करने वाले मार्कल डिस्क होते हैं। इन दोनों के साथ एसोसिएटेड होती है टाइप ए बीटा वाला फाइबर, जिसकी स्पीड ऑफ कंडक्शन काफ़ी ज़्यादा होती है। ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं 40 मीटर पर सेकेंड तक रेंज कर सकती है। तो इनका फंक्शन दोबारा से बता रहे हैं, इनका फंक्शन है टच सेंसेशन को लोकलाइज करना किसी जगह पर और ये टेक्सचर बताना। मतलब कि अगर टच किया है, अगर हमारी आइज़ क्लोज है तभी हमें पता चल जाता है कि किस जगह पे टच किया है। तो ये किस वजह से होगा? ये दोनों की वजह से होगा, मार्कल की वजह से भी होगा और मीजनर की वजह से। हाँ, जो मीजनर होगी वो कंटिन्यूस टच को सेंस करेंगे, जो मार्कल होगी वो कंटिन्यूस को करेंगे, जो मीजनर होगी वो डिसकंटिन्यूस टच को सेंस करेंगे। इसके बाद चौथी चीज़ वो बता रहे हैं कि हेयर, जहाँ पे हेयरी स्किन होगा, जहाँ हेयर होगे तो उसके साथ एसोसिएटेड हेयर एंड ऑर्गन होते हैं, और ये जब स्टिमुलेट होते हैं, जब हेयर को मूव करते हैं, तो इनका मेन फंक्शन होगा इनिशियल टच को सेंस करना, और ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट अडाप्टिंग होती है। पांचवा, रूफिनाई एंडिंग। तो रूफिनाई एंडिंग ये काफ़ी ज़्यादा, इनकी अडाप्टेशन काफ़ी स्लो होती है। अडाप्टेशन स्लो होने की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा देर तक स्टिमुलेट रहते हैं, और ये ज़्यादा देर तक प्रोलोंग जो टच और वाइब्रेशन प्रेशर इसको कराते हैं। वाइब्रेशन नहीं, प्रोलोंग टच और प्रोलोंग प्रेशर इसको सेंस करते हैं। तो आपने इसको अंडरलाइन करते रहना है। लास्ट है पैक्सिनियन कॉर्पसल। तो पैक्सिनियन कॉर्पसल हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन, स्पेसिफिकली 30 से लेकर 800 हर्ट्ज वाली फ्रीक्वेंसी को सेंस करते हैं। अब है ट्रांसमिशन ऑफ टैक्टाइल सिग्नल्स। आपको पहले से पता होना चाहिए स्टिमुलस के बाद बारी आती है रिसेप्टर्स। रिसेप्टर के साथ ही कोई पेरिफेरल सेंसरी नर्व पड़ी होती है। उस सेंसरी नर्व की क्या क्लासिफिकेशन है, जो सेंसरी रिसेप्टर्स के अंदर हम कर चुके हैं। जो टैक्टाइल सिग्नल्स होती है इनके साथ जो
नर्व फाइबर एसोसिएटेड होती है, जो नर्व फाइबर अटैच होती है वह टाइप ए बीटा, जिसकी वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन 30 से लेकर 70 मीटर पर सेकंड होती है। जबकि फ्री नर्व एंडिंग, यानी जो फ्री नर्व एंडिंग के अलावा जो बाकी सारे होते हैं वो ए बीटा के साथ कौन कौन से, मीजनर, मार्कल, हेयर एंड ऑर्गन, रुफिनाई और पैक्सिनियन। जबकि फ्री नर्व एंडिंग ए डेल्टा और टाइप सी फाइबर के साथ जुड़ी हुई होती है। स्पेसिफिकली टाइप सी वाले फाइबर्स टिकल सेंसेशन को कोड करते हैं। टिकल और इच सेंसेशन में क्या फ़र्क होता है? इचिंग का मतलब होता है खुजलाहट या खुजली, और टिकलिंग का मतलब होता है गुदगुदी। अब है डिटेक्शन ऑफ वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन हमने कहा था कि वाइब्रेशन अगर लो फ्रीक्वेंसी की हो तो उसको सेंस करने वाली मीजनर, और अगर हाई फ्रीक्वेंसी वाली हो तो उसको करने वाली पैक्सिनियन। आगे लिखा हुआ डिटेक्शन ऑफ टिकल एंड इचिंग बाय मैकेनो रिसेप्टिव फ्री नर्व एंडिंग। तो फ्री नर्व एंडिंग इनको कोड करती है टिकलिंग को और इचिंग सेंसेशन को, और जो सिस्टम या जो कॉलम इस इंफॉर्मेशन को कैरी करता है उसका नाम है एंटीरोलैटरल कॉलम, जो हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करने वाले हैं। अब इसके बाद है सेंसरी पाथवे फॉर ट्रांसमिटिंग सोमैटिक सिग्नल्स इनटू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो आपको पता होना चाहिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो टाइप के ट्रैक्स होते हैं। एक वो ट्रैक जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन को लेके जा रहे हैं, जाहिर है वो रिसेप्टर्स लेकर ऊपर सीएनएस की तरफ लेके जा रहे होंगे, तो जो ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो इनको बोलते हैं असेंडिंग ट्रैक्स। और एक वो ट्रैक्स जो सीएनएस से नीचे आ रहे हैं और नीचे की तरफ आ रहे हैं, उनको बोलेंगे डिसेंडिंग या मोटर ट्रैक्स, क्योंकि ये सीएनएस से इफेक्टर की तरफ आ रहे हैं। और असेंडिंग ट्रैक को सेंसरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि रिसेप्टर से सीएनएस की तरफ जा रही हैं। तो दो इंपॉर्टेंट ट्रैक्स आपने पढ़ने हैं, ये आपने न्यूरोएनाटॉमी के अंदर भी कवर कर लेना है। तो जो इन दो इंपॉर्टेंट ट्रैक्स हैं उनके नाम है डोर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कल सिस्टम, और दूसरा होता है एंटीरो लैटरल सिस्टम। तो डोर्सल कॉलम और एंटीरो लैटरल सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइटन का ये वाला जो टेबल, ये वाला, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो डोर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कल सिस्टम, व्हाई इट इज कॉल्ड डोर्सल कॉलम, क्योंकि ये स्पाइनल कॉर्ड के डोर्सल कॉलम से स्टार्ट होने के बाद ये जाएगा मेडुला में मीडियल लेमिनिस्कस बनाते हुए थैलेमस पे जाएगा, स्पेसिफिकली वेंट्रो पोस्टरो लैटरल न्यूक्लियस, या जिसको वेंट्रो बेसल कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। वहाँ से होता हुआ सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स, जिसका ब्रॉडमैन एरिया 312 होता है। अब जो डोर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कल सिस्टम और एंटीरो लैटरल सिस्टम, इन्होंने स्पेसिफिक मोडालिटी वाली सेंसेशनों को कैरी करना है। डोर्सल कॉलम ने उस सेंसेशनों को कैरी करना है जो काफ़ी ज़्यादा एडवांस होती है। जो एंटीरियर लैटरल सिस्टम, इसने वो सेंसेशनों को कैरी करना है जो क्रूड होती है, लेकिन वो प्रिमिटिव सेंसेशन होती है, क्योंकि क्रूड सेंसेशन सबसे पहले आई थी, जबकि न्यूअर एडवांस सेंसेशन बाद में आई है। लेकिन ज़्यादा वैरायटी होती है एंटीरो लैटरल सिस्टम की, क्योंकि इसके पास क्रूड सेंसेशन डिफरेंट वैरायटी की हो सकती है, लेकिन फाइन सेंसेशन इतनी ज़्यादा वैरायटी की नहीं होती। तो सबसे ज़्यादा वैरायटी की इन्फॉर्मेशन एंटीरो लैटरल सिस्टम में होती है, लेकिन डोर्सल कॉलम में इतनी वैरायटी की इन्फॉर्मेशन नहीं होती। डोर्सल कॉलम में वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन काफ़ी ज़्यादा होती है, एंटीरो लैटरल कॉलम में वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन कम होती है। यहाँ वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि यहाँ पे जो टाइप फाइबर्स होती है उनकी माइलिनेशन काफ़ी ज़्यादा होती है, हाईली माइलिनेटेड, जबकि यहाँ पे फाइबर की माइलिनेशन ना होने के बराबर होती है, काफ़ी कम माइलिनेशन होती है, जिसकी वजह से वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन इसमें कम होती है और इसमें काफ़ी ज़्यादा होती है। अब आपने ये टेबल ज़रूर देखना है। इस टेबल में आपको बताया गया कि वो कौन-कौन सी सेंसेशंस हैं जो डोर्सल कॉलम कैरी करता है, वो कौन सी है जो एंटीरोलैटरल कॉलम करता है। डोर्सल कॉलम हमेशा फाइन सेंसेशन को कैरी करेगा, जिसको लोकलाइज़ कर सकते हैं आप, या जिसको बता सकते हैं कि कितनी इंटेंसिटी की थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये मेरी फिंगर है, तो अगर मैं आई से क्लोज़ कर लूँ और बाल पॉइंट को टच करता हूँ, तो मुझे पता होगा कि ये बाल पॉइंट एक्चुअली किस जगह पे जाके टच हुआ है। तो मैं इस सेंसेशन को लोकलाइज़ कर सकता हूँ, और लोकलाइज़ करने वाला जो ट्रैक है, यानी ये इन्फॉर्मेशन लोकलाइज़ करने वाली जिस ट्रैक के ज़रिए गई है, वो है डोर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कल सिस्टम। तो पहला फंक्शन यही होगा कि ये लोकलाइज़ेशन वाली इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है। दूसरा, ये बताएगा कि कितनी इंटेंसिटी की इन्फॉर्मेशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक चीज़ को, इस बाल पॉइंट को मैं ज़ोर से लगाता हूँ और बाद फिर हल्का लगाता हूँ। मुझे पहले से फ़ील हो गया कि किस बाल पॉइंट की इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा थी और किसकी कम थी। तो इंटेंसिटी वाली, रिलेटिव इंटेंसिटी, जिसको बोलते हैं ग्रेडेशन ऑफ इंटेंसिटी, और लोकलाइजेशन वाली इन्फॉर्मेशन डोर्सल कॉलम से। जबकि क्रूड सेंसेशन, क्रूड का मतलब जनरली कहीं भी लगा दो और हमें फाइन कंफर्म ना हो कि किस जगह पे असल में सेंसेशन ओरिजिनेट कर रही है, तो उसको बोलते हैं क्रूड सेंसेशन, या जिसको लाइट भी बोल लेते हैं। तो टच सेंसेशन रिक्वायरिंग हाई डिग्री ऑफ लोकलाइजेशन, touch sensation requiring transmission of fine gradation of intensity, vibration sensation or sensation that signal movement against the skin, position sensation and
प्रेशर इंटेंसिटी वाली सेंसेशन, जबकि एंटीरोलैटरल कॉलम से पेन वाली इंफॉर्मेशन जाती है। पेन दो तरह का होता है, फास्ट पेन और स्लो पेन। फास्ट पेन जो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से फील होता है, और जो स्लो पेन वो क्रॉनिक शार्प पेन होता है। ठीक हो गया। जो थर्मल सेंसेशन, वार्म, कोल्ड, क्रूड टच और क्रूड प्रेशर। टच यहाँ पे भी था, टच और प्रेशर यहाँ पे भी था, लेकिन यहाँ पे वो टच था जो फाइन था, यहाँ पे वो प्रेशर था जो फाइन था, लेकिन यहाँ पे जो प्रेशर या टच होगा वो क्रूड होगा। टिकलिंग और ईचिंग सेंसेशन ये भी एंटीरियर लैटरल कॉलम के जरिए ट्रैवल करती है, और सेक्सुअल सेंसेशन भी इसी के जरिए ट्रैवल करती है। अब यहाँ पे ट्रांसमिशन ऑफ इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं। अब एनाटमी ऑफ डोर्सल कॉलम। डोर्सल कॉलम में आपको बताया था कि सबसे पहले क्या होगा, ये कोई ना कोई रिसेप्टर होगा। रिसेप्टर, सपोज ये रिसेप्टर है, तो रिसेप्टर की एक डेंड्राइटिक एंडिंग होती है, एक इसकी सेल बॉडी होती है, और सेल बॉडी इनके डोर्सल रूट गैंग्लिया के अंदर होती है, और सेल बॉडी से निकलेगा एक एक्सोन, और यही फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन होते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जब स्पाइनल कॉर्ड में एंटर होता है डोर्सल हॉर्न के जरिए, ठीक हो गया, तो वो दो ब्रांच बनाता है। दो ब्रांच गाइडन के मुताबिक, एक वो ब्रांच जो मीडियल है, एक वो ब्रांच जो लैटरल है। अगर आप इस डायग्राम में देखो, तो इस डायग्राम में एक स्पाइनल नर्व एंटर हो रही है, तो ये स्पाइनल नर्व दो ब्रांचेस में डिवाइड हो गई है, ये नजर आ रही होगा आपको। एक वो ब्रांच जो मीडियल है, जो वाली ब्रांच मीडियल, और एक वो ब्रांच जो लैटरल है, थोड़ी सी आगे गई है। जो मीडियल ब्रांच है, मीडियल ब्रांच मजीद मीडियली गई है, और वो ऊपर डोर्सल कॉलम के जरिए चली गई है। ये स्पाइनल कॉर्ड की डोर्सल कॉलम है, तो डोर्सल कॉलम से ऊपर सीएनएस की तरफ ट्रैवल कर गई है। अब कौन सी ब्रांच बची? लैटरल वाली ब्रांच। लैटरल वाली ब्रांच के पास तीन अल्टरनेटिव पाथवे है। पहला अल्टरनेटिव पाथवे ये है कि ये डोर्सल कॉलम के अंदर एंटर हो जाए और ऊपर की तरफ वापस चली जाए, क्योंकि मीडियल ब्रांच भी तो डोर्सल कॉलम में चली गई थी। जबकि लैटरल वाली ब्रांच के पास तीन रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है कि डोर्सल कॉलम में जाने के बाद ये ऊपर सीएनएस की तरफ चले जाए, सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स 312 एरिया। दूसरा इसके पास ये रास्ता हो सकता है कि ये स्पाइनल कॉर्ड के जो एंटीरियर हॉर्न होता है वहाँ पे मोटर हो गए, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड के दो हॉर्न होते हैं, डोर्सल हॉर्न और एंटीरियर वेंट्रल हॉर्न। वेंट्रल हॉर्न में मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, जहाँ से मोटर इन्फॉर्मेशन जाती है, जबकि सेंसरी डोर्सल हॉर्न के अंदर सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, वहाँ से इन्फॉर्मेशन आती है। तो दूसरा रास्ता ये है कि वेंट्रल हॉर्न में मोटर न्यूरॉन्स इन पे आके ख़त्म हो जाए, और वहाँ पर लोकल रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करें। लोकल रिफ्लेक्सेस किस तरह से, कि अगर हमें किसी जगह पे पेन होता है, अचानक किसी गर्म चीज़ को छू लिया, तो फिर अचानक जल्दी से हमने एक्शन देना पड़ता है। ये एक्शन इतना जल्दी होता है कि ब्रेन को पता नहीं चलता कि हमने हाथ को उठाना था या नहीं उठाना था। इन शॉर्ट, ये रिफ्लेक्स एक्टिविटी स्पाइनल कॉर्ड को कंट्रोल करता है। तीसरा ये पाथवे हो सकता है कि एक कोलैटरल जाती है लैटरल ब्रांच से, और वो सेरिबैलम के पास जाती है। चूंकि ये स्पाइनल कॉर्ड से सेरिबैलम के पास जा रहा है, तो ये एक ट्रैक बनाएगा, उसको बोलेंगे स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक, और ये सेरिबैलम को इनिशियल पोजीशन प्रोवाइड करेगा। इस हिसाब से सेरिबैलम हमारी बॉडी की इक्विलिब्रियम को और कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करता है। अब आगे बात करते हैं डोर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कल पाथवे। तो ये आपको पूरा पाथवे नजर आ रहा होगा। तो यहाँ से सेंसरी, ये स्टिमुलस दिया, स्टिमुलस, ये डेंड्राइटिक एंडिंग, सेल बॉडी, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन गया मेडुला में, डोर्सल लोअर मेडुला, वहाँ पर सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन पड़े हुए थे, वहाँ पे स्पेसिफिकली फेसिकुलर न्यूक्लियस क्यूनेटस, न्यूक्लियस ग्रेसिलस, और यहाँ पे फेसिकुलस ग्रेसिलस, फेसिकुलस क्यूनेटस के जरिए होते हुए गए। जो फेसिकुलस ग्रेसिलस होता है, ग्रेसिलस एक मसल के नाम से ड्राइव हुआ है, तो ये मीडियली पड़ा हुआ होगा लोअर लिम्ब के लिए, जबकि क्यूनेटस अपर लिम्ब के लिए लैटरली। तो आपको नजर आ रहा होगा कि लोअर लिम्ब वाले फाइबर मीडियली ट्रैवल कर रहे हैं, जो अपर लिम्ब वाले फाइबर ये लैटरली ट्रैवल कर रहे हैं। ये ओरिएंटेशन सेम रहती है पूरे कॉर्ड के अंदर। फिर इसके बाद सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन न्यूक्लियस क्यूनेटस, न्यूक्लियस ग्रेसिलस में पड़े हुए थे, वहाँ से निकलते हैं फाइबर, वो बनाते हैं मीडियल लेमिनिस्कस, और मीडियल लेमिनिस्कस खत्म होता है थैलामस में, थैलामस के वेंट्रोबेसल न्यूक्लियस, यहाँ पे थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन पड़े होंगे। फिर यहाँ से इंफॉर्मेशन जाएगी सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स, ब्रॉडमैन एरिया 312। यहाँ पे स्पेशियल ओरिएंटेशन, स्पेशियल ओरिएंटेशन का मतलब ऐसी चीज़ जो स्पेस से रिलेटेड है, जिसका मेन फंक्शन है ओरिएंटेशन के हवाले से। ठीक हो गया। तो स्पेशियल ओरिएंटेशन का मतलब यहाँ पे एक फाइबर की अरेंजमेंट होती है, स्पेसिफिक अरेंजमेंट। किस तरह से कि जो लोअर लिम्ब वाले फाइबर्स मीडियली होते हैं, अपर लिम्ब वाले फाइबर्स लैटरली होते हैं, और ये ओरिएंटेशन सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स तक मेंटेन की जाती है। अब ये आपको नजर आ रहा होगा डोर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कल सिस्टम की प्रोजेक्शन थैलेमस से सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स में। तो सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स, सोमैटो का मतलब जो जनरल सेंसेशन हमारी बॉडी की, और सेंसरी का मतलब सेंसेशन, कॉर्टेक्स का मतलब कॉर्टिकल एरिया, सेरिब्रल कॉर्टेक्स का पार्ट।
तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स का वो वाला पार्ट जिसने जनरल सेंसेशन को सेंस करना है, कोड करना है, फाइनल सीएनएस का पाथवे, तो उसको बोलते हैं सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स और इसका ब्रॉड माइन एरिया 312 होता है। ये आपको नजर आ रहा होगा सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स, इसका क्रॉस सेक्शन। व्हाट इज ब्रॉड मैन? तो ब्रॉड मैन एक साइंटिस्ट का नाम था, इसने ब्रेन को स्पेसिफिकली सेरिब्रल कॉर्टेक्स को छोटे छोटे एरियाज के अंदर डिवाइड कर दिया और हर एरिया का अपना स्पेसिफिक फंक्शन था। जैसे ब्रॉड मैन एरिया 3, ब्रॉड मैन एरिया 1, ब्रॉड मैन एरिया 2। इन 312 का फंक्शन था सोमैटोसेंसरी इन्फॉर्मेशन को कोड करना, तो इसको बोल दिया सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स। ठीक हो गया। तो जो सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स ये कहाँ पे पड़ा हुआ होता है? ये पड़ा हुआ होता है पोस्ट सेंट्रल गायरस में। तो ये आपको नजर आ रहा होगा सेरिब्रल कॉर्टेक्स। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स की सुपीरियर लैटरल सरफेस के ऊपर देखा जाए तो एक बड़ा सा गायरस होता है। गायरस नहीं, सॉरी, सल्कस होता है। सल्कस का मतलब डिप्रेशन और गायरस का मतलब एलिवेशन। तो जो बड़ा सा जो एक डिप्रेशन नजर आता है सेंटर में, उसको बोलते हैं सेंट्रल सल्कस। और जो सेंट्रल सल्कस से पीछे पड़ा हुआ होगा उसको बोलेंगे पोस्ट, और जो आगे पड़ा हुआ होगा उसको बोलेंगे प्री। तो ये प्री है, आगे पड़ा हुआ है, और ये पोस्ट है। तो पोस्ट सेंट्रल गायरस के ऊपर सोमैटोसेंसरी एरिया या सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स पड़ा हुआ होता है। अब सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स भी दो टाइप का होता है, एक सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स 1 और सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स 2। इसमें जो मेजर सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स है वो है सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स 1, जबकि सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स 2 या सोमैटोसेंसरी एरिया 2 इसकी मदद करता होता है, इसके एक्शन को हेल्प करवाता होता है। ठीक हो गया। तो जो मेन एरिया है वो है सोमैटोसेंसरी एरिया 1। अब यहाँ पे आपको दो एरिया मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर हम स्पेशियल ओरिएंटेशन को देख लेते हैं। अब यहाँ पे जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स, यहाँ पे एक मैप बनता है जिसके अंदर ये बताया जाता है कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स का एक स्पेसिफिक एरिया एक स्पेसिफिक टाइप की सेंसेशन को कैरी करता है। मिसाल के तौर पर ये पूरा एक क्रॉस सेक्शन काटा हुआ है, ये इसका मीडियल पार्ट, सुपीरियर पार्ट, लैटरल पार्ट, इंफीरियर पार्ट। तो उसका मीडियल वाला पार्ट सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स का, ये टॉस की सेंसेशन को, जेनिटल सिस्टम की सेंसेशन को कैरी करता है। इसके साथ इसका सुपीरियर वाला पार्ट लेग को, हिप को, आर्म को, एल्बो को। ठीक हो गया। तो एक पूरा मैप बना पड़ा है, इसको बोलते हैं सेंसरी होमोन्यूक्लस। होमोन्यूक्लस का मतलब एक जनरल इमेजिनरी मैप। इमेजिनरी का मतलब हमने खुद ये इमेजिनेशन के तौर पे ड्रा किया है, और ये बताता है कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स के स्पेसिफिक एरिया स्पेसिफिक टाइप की सेंसेशन को कैरी करते हैं। कुछ जगहों के ऊपर जो सेंसेशन काफ़ी ज़्यादा फाइन होती है और वहाँ पे सेंसिटिविटी काफ़ी ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल जो फिंगर्स की सेंसेशन काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट होती है, काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होती है। तो यहाँ पे देखिएगा फिंगर वाला एरिया, थंब वाला एरिया और फेस वाला एरिया जहाँ पे सेंसिटिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं। तो जो फेस वाला एरिया है सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स का, वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि इसी स्पेशलाइज्ड एरिया के ऊपर स्पेशलाइज्ड सेंसरी रिसेप्टर्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से इन एरिया की सेंसिटिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है। अब हम बात करते हैं सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स की। जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स, अगर हम इसको हिस्टोलॉजिकली देखा जाए तो उसकी हिस्टोलॉजिकली 6 लेयर्स बनती है। लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4, लेयर 5, लेयर 6। लेयर 6 की 1 और बी, 1 और बी, सॉरी 1 बी नहीं, ए और बी। तो हर लेयर की अपनी स्पेसिफिक फंक्शन है, तो आपने इसको देखना है। ये आपने हिस्टोलॉजी में भी पढ़ा होगा कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स की 6 लेयर्स होती हैं। अब इसमें होगा क्या? सेरिब्रल कॉर्टेक्स के पास इंफॉर्मेशन आनी है थैलेमस से। तो जो थैलेमस की इंफॉर्मेशन वो आती है लेयर 4 में। तो लेयर 4 का फंक्शन क्या होगा? थैलेमस की इंफॉर्मेशन को रिसीव करना, और हमारी बॉडी की तमाम सेंसरी इंफॉर्मेशन थैलेमस से गुजरते हुए आती हैं, सिवाय एक सेंसेशन के, वो है स्मेल। इसके बाद जो लेयर 1 और 2, लेयर ऑफ 1 और 2 का क्या फंक्शन होता है? लेयर ऑफ 1 और 2 का फंक्शन होता है रेटिकुलर फॉर्मेशन से इंफॉर्मेशन लेना, और रेटिकुलर फॉर्मेशन असल में हमारे ब्रेन का स्विच है। जिस तरह अगर हम घर का स्विच बटन दबाते हैं तो लाइट चलती है, और अगर ना दबाए तो लाइट नहीं चलेगी। तो जो ब्रेन का जो स्विच है वो है रेटिकुलर फॉर्मेशन, जो मेडुला में, पॉन्स में और मिड ब्रेन में होता है। अगर रेटिकुलर फॉर्मेशन एक्टिव होगा तो वो ब्रेन को एक्टिव करेगा, और यही रेटिकुलर फॉर्मेशन रात को थक कर हमें नींद करवा देता है। स्लीप इसी वजह से कॉज होती है क्योंकि रेटिकुलर फॉर्मेशन थक जाता है, और अगर रेटिकुलर फॉर्मेशन अगर थक गया तो ब्रेन थक जाएगा, और अगर ब्रेन थक जाएगा तो हम स्लीप के अंदर चले जाएंगे। तो ये दो एरिया रेटिकुलर फॉर्मेशन से इंफॉर्मेशन लेती है, और लेयर 4 का फंक्शन होता है थैलेमस इंफॉर्मेशन लेना। इसी तरह जो लेयर 2 और लेयर 3 मिलकर ये ऑपोजिट साइड की एरिया को कंट्रोल करती है, क्योंकि आपको पता होगा कि जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर दो हाफ होते हैं, दोनों हाफ को जोड़ने वाला दरमियान में कॉर्पस कैलोसम होता है। और आपको ये भी पता होगा कि जो हमारी राइट साइड ऑफ द बॉडी, इसकी इंफॉर्मेशन जाती है लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर में, और लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी की इंफॉर्मेशन आती है राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर में। इसके बाद जो लेयर 5 और लेयर 6, इनका फंक्शन होता है
डीपर एरिया को इन्फॉर्मेशन सेंड करना, मोटर इन्फॉर्मेशन 5वीं का और 6ठी का। अगर दूर-दराज एरिया तक इन्फॉर्मेशन सेंड करनी होगी, दूर-दराज का मतलब स्पाइनल कॉर्ड तक इन्फॉर्मेशन सेंड करनी होगी, तो वो लेयर 5 के ज़रिए जाएगी। जैसे बेसल गैंग्लिया की तरफ, ब्रेन स्टेम की तरफ, और थैलेमस तक वापस इन्फॉर्मेशन देनी है तो वो लेयर 6, क्योंकि थैलेमस और कॉर्टेक्स आपस में जुड़े हुए होते हैं। इस सिस्टम को बोलते हैं थैलेमो-कॉर्टिकल सिस्टम। अब हम बात करते हैं सेंसरी कॉर्टेक्स के अंदर। तो सेंसरी कॉर्टेक्स की असल में किस तरह से अरेंजमेंट होती है। तो सेंसरी कॉर्टेक्स की हमने कहा था कि वर्टिकली अगर देखा जाए तो यहाँ पर 6 लेयर्स होती हैं और यहाँ पे वो कॉलम में डिवाइड हुआ होता है। ठीक हो गया। किस तरह से, ये कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, और हर कॉलम का अपना स्पेसिफिक फंक्शन होता है। इसने स्पेसिफिक सेंसरी मोडालिटी को लेना है। फॉर एग्जांपल, इस कॉलम का फंक्शन होगा टच वाले को लेना, इस वाले का होगा पेन को, इस वाले का फंक्शन होगा कि प्रेशर को लेना, इस वाले का होगा वाइब्रेशन को, इस वाले का होगा प्रोप्रियोसेप्शन को लेना। तो हर एक कॉलम का स्पेसिफिक फंक्शन होता है। इसके साथ अगर हम बात करते हैं एंटीरियर मोस्ट एरिया की, एंटीरियर मोस्ट एरिया यानी ब्रॉडबैंड एरिया 3A की, तो वहाँ पे जो वर्टिकल कॉलम होते हैं वो सेंस करते होते हैं मसल की, टेंडन की और जॉइंट स्ट्रेच रिसेप्टर की, यानी प्रोप्रियोसेप्शन को सेंस करते हैं सबसे एंटीरियर वाले। और अगर पोस्टीरियरली जाते जाए तो पोस्टीरियरली ये प्रेशर को सेंस करने वाले देखने को मिलते हैं। और सबसे मोस्ट पोस्टीरियर वाला एरिया, उसका मेन फंक्शन है क्रूड सेंस को या क्रूड टच को कोड करना। फॉर एग्जांपल, किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर अगर हम टच करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर ये मेरा हैंड है तो यहाँ पर अगर मैं टच करते हैं, यहाँ पे टच करते हैं, तो इस इंफॉर्मेशन को सेंस करने वाला एरिया सेरिब्रल कॉर्टेक्स का सबसे पोस्टीरियर मोस्ट होगा। और अगर प्रोप्रियोसेप्शन की बात करते हैं तो वो एंटीरियर मोस्ट होगा। अगर टच की बात करते हैं तो वो मिडिल मोस्ट एरिया होगा। अब हम देख लेते हैं जनरल फंक्शन सोमैटोसेंसरी एरिया 1 की। सोमैटोसेंसरी एरिया 1 पोस्ट सेंट्रल गायरस में था, ब्रॉडबैंड एरिया 3.2 के अंदर था। तो दो ही तरीके होते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स के फंक्शन को पता चलाने के, कि हमें फंक्शन इस तरह से पता चलता है कि या तो हम उस एरिया को डैमेज कर दें और इस एरिया के डैमेज होने के बाद साइन सिम्पटम को नोट कर लें। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि उस एरिया की इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन करवाएं और हम पेशेंट को देखें कि उसने क्या ऑब्जर्व किया है। अगर ये एरिया डैमेज हो जाएगा तो इस एरिया के डैमेज हो जाने की वजह से जो पेशेंट होगा या वो बंदा होगा वो लोकलाइज नहीं कर सकता डिफरेंट सेंसेशन को, तो लोकलाइजेशन पावर खत्म हो जाएगी। दूसरी बात, वो जज नहीं कर सकता प्रेशर को, कि पहले टच वाली सेंसेशन खत्म होगी, प्रेशर वाली सेंसेशन खत्म होगी। इसके बाद वो टेक्सचर को भी ऑब्जर्व नहीं कर सकता। किस तरह से, कि अगर किसी बंदे की अगर आइज़ क्लोज हो, आइज़ क्लोज होने के बाद उसको अगर डिफरेंट ऑब्जेक्ट अगर हम हाथ में पकड़ाएं तो वो बता देगा कि क्या उसके हाथ में क्या पकड़ा है, क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपनी आंखें बंद कर लूँ तो मुझे पता है कि मेरी मुट्ठी में बॉल पॉइंट है, हालांकि मैंने देखा नहीं है लेकिन मुझे पता है बॉल पॉइंट है। कैसे? क्योंकि मैंने अपनी फिंगर्स की पावर का यूज़ किया है और मैंने ये देखा है कि उस ऑब्जेक्ट की लेंथ किया है, टेक्सचर किया है, इसकी वजह से मैंने उस ऑब्जेक्ट का नाम पता चला लिया। तो इस कंडीशन को बोलते हैं स्टीरियोग्नोसिस, इस प्रॉपर्टी को स्टीरियोग्नोसिस। और अगर ये एबिलिटी खत्म हो जाए तो उसको बोलते हैं एस्टीरियोग्नोसिस। तो टेक्सचर पकड़ने की पावर खत्म हो जाएगी, लोकलाइजेशन वाली पावर खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर जो टच वाली होती है, जो टच वाली और प्रेशर वाली ज़्यादा इफेक्ट होती है, लेकिन जो पेन और टेम्परेचर वाली, आपने ये याद रखना है कि जो टच और प्रेशर वाली वो ज़्यादातर जो जाती है वो सेंसरी कॉर्टेक्स कोड करता है, लेकिन जो पेन और टेम्परेचर को करने वाला जो मेजर एरिया है वो है ब्रेन स्टेम। मतलब अगर सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स अगर डैमेज हो भी जाए तब भी हमें पेन और टेम्परेचर फील होता रहेगा, क्योंकि उनके असल सेंटर्स ब्रेन स्टेम के अंदर पड़े हुए हैं। तो पेन और टेम्परेचर वाली इनकी क्वालिटी और इंटेंसिटी तो प्रिजर्व रह जाएगी, लेकिन इनकी लोकलाइजेशन खराब हो जाएगी, इनके लोकलाइजेशन ही सेरिब्रल कॉर्टेक्स का फंक्शन होता है। अगर हम बात करते हैं सोमैटोसेंसरी एरिया एसोसिएशन एरिया, अब आपने मिक्स नहीं कर देना, 3 एरिया बताया है। एक सोमैटोसेंसरी एरिया 1 जिसका मेन फंक्शन ही इंफॉर्मेशन को सेंस करना, इनका एनालिसिस करना। जो सोमैटोसेंसरी एरिया 2 वो 1 की हेल्प करता है। जो सोमैटोसेंसरी एसोसिएशन एरिया, इसका ब्रॉडबैंड एरिया 5 और 7 होता है। इसका मेन फंक्शन है कि इस इंफॉर्मेशन का, सेंसरी इंफॉर्मेशन का मतलब तलाश करना। इसकी एग्जांपल आपको मैं इस तरह से देता हूँ कि मैंने एक बॉल पॉइंट से मैंने यहाँ पे स्क्रैच किया, दूसरा स्क्रैच मैंने किसी नाइफ से किया, तो मुझे पता चल जाएगा कि मैंने कौन सा स्क्रैच किस, यानी ये नाइफ से स्क्रैच कौन सा था और जो बॉल पॉइंट से स्क्रैच वो कौन सा था। तो मैंने जो सेंसेशन के डीपर मीनिंग कि असल में सेंसेशन थी क्या, इनके मायने क्या थे, उसकी कॉम्प्रीहेंशन क्या थी, तो वो फंक्शन होता है सोमैटोसेंसरी एसोसिएशन एरिया का। और अगर ये एरिया डैमेज हो जाए तो इस कंडीशन को बोलते हैं एमॉर्फोसेंथिसिस। इस कंडीशन के अंदर पेशेंट को ये होता है कि पेशेंट फील तो कर रहा है, देख रहा है, इसके पास तमाम सेंसेस तो है, लेकिन वो आगे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा, वो उसका मतलब नहीं समझ पाएगा।
फॉर एग्जांपल अगर कोई टच हुआ तो उसको मतलब नहीं आएगा कि किस चीज़ का टच हुआ, कि लाइट टच था या फिर ये पेन की वजह से हुआ या किसी शार्पनर की वजह से हुआ, उसको ये नहीं पता चलेगा। मतलब डीपर मीनिंग होते हैं सेंसेशंस के, वो खत्म हो जाएंगे। इस कंडीशन को बोलते हैं एमॉर्फोसिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब बनाना, मॉर्फ का मतलब शेप, एम का मतलब खत्म हो चुकी है। डोर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कल सिस्टम के अंदर जो न्यूरॉन की अरेंजमेंट होती है वो डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस का मतलब न्यूरॉन्स जब किसी लूप के अंदर एंटर होते हैं, किसी न्यूरोनल सर्किट के अंदर एंटर होते हैं तो वो फैल जाते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा एक सिंगल पॉइंट से इन्फॉर्मेशन ली तो ये इन्फॉर्मेशन डाइवर्ज होगी डोर्सल कॉलम न्यूक्लियस, फिर थैलेमस पे आते आते और डाइवर्ज होगी, कॉर्टेक्स तक पहुँचते पहुँचते मजीद डाइवर्ज होगी। ठीक हो गया। तो यहाँ पे डाइवर्जिंग सर्किट देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पे काम की चीज़ 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन और लैटरल इनहिबिशन, ये वाइवा के अंदर पूछी जाती है। लेकिन लैटरल इनहिबिशन का आपको फंक्शन बता देता हूँ या फिर डेफिनेशन। लैटरल इनहिबिशन का मतलब ये होता है कि सादा लफ्ज़ों में कि अगर आपने जिस एरिया को स्टिमुलेट करवाया है सिर्फ उसी एरिया की इन्फॉर्मेशन जाए और बाकी जो एरियाज़ के जो सराउंडिंग वाले उनकी इन्फॉर्मेशन ना जाए। एग्जाम्पल, अगर मैंने इस एरिया को टच किया तो मैंने जिस एरिया को टच किया सिर्फ उसी की इन्फॉर्मेशन जाए और इसके सराउंडिंग वाले एरिया, इस तरह इसके जो एडजेसेंट एरिया उनकी स्टिमुलेशन ना जाए, तो इसको बोलते हैं लैटरल इनहिबिशन। मतलब ये पॉइंट एक्साइट हुआ तो इस पॉइंट की एक्साइटेशन ने इसके सराउंडिंग वाले पॉइंट की इनहिबिशन करवा दी। इसकी वजह से हमारे सीएनएस को यही पता होगा कि कौन से पॉइंट की स्टिमुलेशन हुई है। ये हमारे सिग्नल्स को शार्पन करता है जिसकी वजह से हमें पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली स्टिमुलस किस जगह पे अप्लाई हुआ है। तो इसका फंक्शन होगा डिग्री ऑफ कंट्रास्ट को बढ़ा देना। बाकी जो इंटरप्रिटेशन ऑफ सिग्नल इंटेंसिटी, तो आप इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट फार्मूले को देख लेना, के प्लस स्टिमुलस माइनस के वाई। हालांकि ये एग्जाम में आते नहीं है। इसके बाद है पोजीशन सेंसेशन या प्रोप्रियोसेप्शन। तो प्रोप्रियोसेप्शन दो तरह की होती है। एक होती है स्टैटिक पोजीशन, जब अगर हम रेस्टिंग स्टेट में खड़े हुए हैं, जैसे रेस्टिंग स्टेट के अंदर जो पोजीशन क्या होगी कि हमारे कि हम सिटिंग पोजीशन में हैं लेकिन रेस्टिंग में हैं। ठीक हो गया, तो ये बताना। और डायनामिक का मतलब होता है या काइनेस्थेटिक का मतलब होता है कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते वक्त, तो इसको रेट ऑफ मूवमेंट सेंस भी बोलते हैं। और जो प्रोप्रियोसेप्टर्स होते हैं वो अपने रट्टा मार लेते हैं, वो कौन कौन से हैं? वो है मसल स्पिंडल्स होते हैं और होते हैं जॉइंट रिसेप्टर्स, रूफिनाई, पैक्सिनियन, ये लिखे हुए हैं पैक्सिनियन, रूफिनाई, और इसके साथ गोल्जी टेंडन, मसल स्पिंडल्स, स्किन रिसेप्टर्स और डीप रिसेप्टर्स। ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये ज़्यादा थ्योरी के निस्बत ये वाइवा में ज़्यादा आती है और इसी तरह ये प्रैक्टिकल्स में आते हैं। तो ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है ट्रांसमिशन ऑफ लेस क्रिटिकल सेंसरी सिग्नल्स। तो जो लेस क्रिटिकल कोलूट सेंसेशन हो जाती है एंटीरियर लैटरल कॉलम से। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस लिखे हुए हैं। वेलोसिटी ऑफ ट्रांसमिशन काफ़ी ज़्यादा कम होती है। इसकी वजह यही होती है क्योंकि यहाँ पर जो माइलिनेशन काफ़ी ज़्यादा कम होती है। स्पेशियल लोकलाइजेशन पुअर होती है। मतलब अगर किसी जगह पे पेन हो रहा है तो हम ये कहेंगे कि मेरे बाजू में पेन हो रहा है, हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि किस पॉइंट के ऊपर पेन हो रहा है। इसके साथ जो इंटेंसिटी ये भी बताना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि यहाँ पे क्रूड सेंसेशन ट्रैवल करती होती है। इसके बाद यहाँ पे जो कॉर्टिकोफ्यूगल सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट है। कॉर्टिकोफ्यूगल का मतलब होता है सीएनएस से रिसेप्टर की तरफ। नॉर्मली एक सिग्नल जाते हैं रिसेप्टर से, जाते हैं सीएनएस की तरफ, उनको बोलते हैं नॉर्मल सिग्नल्स। लेकिन एक सिग्नल सीएनएस से वापस रिसेप्टर्स की तरफ आते हैं उल्टी उल्टी डायरेक्शन में, जिसकी वजह से उसको बोलते हैं कॉर्टिको। कॉर्टिको का मतलब कॉर्टिकल सिस्टम से स्टार्ट हुआ है, फ्यूगल का मतलब रिसेप्टर की तरफ जा रहे हैं। तो कॉर्टिको फ्यूगल सिग्नल्स, इनका मेन फंक्शन होता है रिसेप्टर को इनहिबिट करवा देना। मिसाल के तौर पर किसी रिसेप्टर की ज़्यादा स्टिमुलेशन हो जाती है तो उस रिसेप्टर की स्टिमुलेशन को मजीद बंद करवाने के लिए ये सिग्नल्स इंपॉर्टेंट होते हैं और कभी कभार ये सिग्नल्स लैटरल इनहिबिशन में प्रोवाइड करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर स्पेसिफिक पॉइंट की स्टिमुलेशन हुई है तो उसके सराउंडिंग वाले एरिया की या सराउंडिंग स्किन की स्टिमुलेशन ना हो तो सीएनएस एक इन्फॉर्मेशन भेजता है इनहिबिटरी वाली, ताकि सराउंडिंग वाले एरिया स्टिमुलेट ना हो और जो एरिया स्टिमुलेट हुआ हुआ है सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन सेंड करें। तो यही फंक्शन होता है लैटरल इनहिबिशन का। और लैटरल इनहिबिशन करवाने के लिए जो सिग्नल्स सीएनएस से आते हैं उनको बोलते हैं कॉर्टिकोफ्यूगल सिग्नल्स। तो ये था बेसिक ओवरव्यू डोर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कल सिस्टम वाले चैप्टर का। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करना और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।